5 राज्यों के विधानसभा चुनाव राजनीतिक मैदान में एक ऐसे मोड़ पर आए हैं कि इसे 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। सेमीफाइनल इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव जुलाई में आने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के नतीजे ये तय करेंगे कि यूपीए देश में किस हालत में है, भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसका गठबंधन किस हालत में है, और साथ ही साथ राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस तरह की तलवारें या राजनीतिक युद्ध खिंचता है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच। एक ऐसे वक्त जब सत्ता पक्ष की विश्वसनीयता पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो लोकपाल हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे वो 2G स्कैम हो, चाहे वो चिदंबरम पर कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है वो तमाम चीजें हों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी हमारे साथ हैं। नितिन गडकरी जी के लिए 5 राज्यों के ये विधानसभा चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। नितिन जी, मेरा सबसे पहला सवाल है अध्यक्ष जी आपसे ये कि 5 राज्यों में अध्यक्ष के चुनाव के 5 राज्यों में चुनाव के लिए अध्यक्ष के तौर पर यह आपके लिए अग्नि परीक्षा है। आपने उत्तराखंड में कह दिया खंडूरी है जरूरी, पंजाब को कह दिया कि प्रकाश सिंह बादल ही मुख्यमंत्री होंगे, उत्तर प्रदेश में आपने कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। क्या इसलिए कि आप मान चुके हैं कि वहां पर सत्ता की रेस से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बाहर होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है और वहां का जो सामाजिक चित्र है वो ध्यान में लेते हुए हमने ये तय किया है कि राजनाथ सिंह जी हमारे पूर्व अध्यक्ष है और उनके साथ साथ सुश्री उमा भारती, कलराज मिश्र और अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, ये चारों के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे चुनकर आए हुए विधायक अपने नेता का चयन करेंगे। ये हमने विचार पूर्वक तय किया है। इसके पीछे हमारे पार्टी ने कि पार्टी के अंदर झगड़ा हो जाता अगर किसी एक को आप सीएम का कैंडिडेट घोषित करते और दूसरा अगर आप सीएम का कैंडिडेट घोषित करते तो लोगों को लगता है हारी हुई बाजी में जहां पर बीजेपी की कोई जगह नहीं है सत्ता की रेस में, वहां पर बीजेपी ने ऐसा क्यों कर दिया? पहली बात ऐसे है कि पार्टी में किसी बात का झगड़ा नहीं है। जहां तक उमा भारती जी ने भी कहा कि अगर अध्यक्ष करके मैं फैसला करूंगा तो वो चुनाव लड़ेगी, नहीं तो नहीं लड़ेगी। कलराज मिश्र जी ने मुझे खुद होकर कई बार कहा कि पार्टी जो भी निर्णय करे वो मुझे मान्य है और इसलिए किसी प्रकार का झगड़ा नहीं। और राजनाथ सिंह जी ने पहले ही कहा कि मैं अब उत्तर प्रदेश के राजनीति में वापस लौटना नहीं चाहता, मैं दिल्ली में ही राजनीति करूंगा, पर उत्तर प्रदेश का होने के नाते उनका इस चुनाव में उनकी प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई झगड़े नहीं है। ये हमने विचारपूर्वक हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के रूप में तय किया है कि चारों हमारे प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और मुझे लगता है इसमें हमको अच्छी सफलता मिलेगी और चुनकर आने के बाद हमारे नेता का चयन करेंगे। पहला उदाहरण जिसको लेकर आपकी पार्टी पर सवाल उठे हैं, उमा भारती जी को चरखारी से लड़ाना। खुद राहुल गांधी ने कहा वो बाहरी हैं, मध्य प्रदेश से आई हैं। ऐसा भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नितिन गडकरी जी पहली बार हुआ है कि किसी दूसरे प्रदेश का व्यक्ति जो मुख्यमंत्री रह चुका हो किसी अन्य प्रदेश में जाकर विधानसभा का चुनाव लड़े। लोकसभा का तो सुना है, लेकिन विधानसभा का चुनाव कोई अन्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री पहली बार लड़ रहा है। तो बाहरी व्यक्ति की जरूरत क्यों पड़ी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को? पहली बात है, उमा भारती राष्ट्रीय नेता है, वो किसी राज्य की नेता नहीं है। आज उनकी मान्यता पूरे देश में एक लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता के रूप में है। पर मैं एक मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को तो ये सवाल उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है। यहाँ तो आप जो कह रहे हैं वैसे उमा भारती राष्ट्रीय नेता है, वहां से चुनाव लड़ रही है। पर मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया जी अगर इटली से आकर अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकती है तो उमा भारती राष्ट्रीय नेता होने के बाद बाजू वाले टीकमगढ़ मध्य प्रदेश जो उत्तर प्रदेश को लगकर है और अयोध्या के राम मंदिर के आंदोलन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसी सुश्री उमा भारती जो गंगा के लिए उसने अपने जीवन को न्यौछावर किया है और काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, क्या उसको उत्तर प्रदेश में लड़ने में क्या अड़चन है? और कांग्रेस ने ये युक्तिवाद करके अपनी फजीती कर ली। मुझे लगता है जो जवाब उमा जी ने दिया है उसके बाद कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता और राहुल जी इस बात का जवाब तक नहीं दे सके। लेकिन राहुल गांधी ने यह प्रश्न तो लॉजिकल उठाया था कि उमा भारती उस वक्त कहां थी जब बुंदेलखंड में किसान चिल्ला रहे थे, किसानों की आत्महत्या हो रही थी, पानी की कमी थी, बिजली की कमी थी। उनका यह दावा था बुंदेलखंड का पैकेज तो वो लेकर आए हैं, लेकिन जब चुनाव की बारी आ गई तो उमा भारती वहां पर सीट जीतने के लिए चली आई। मैं तो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 63 साल में से 40 साल कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शासन किया है, तो 40 साल में क्या दिए लगाए? क्यों नहीं बुंदेलखंड में पानी है, क्यों नहीं रोड है, क्यों नहीं रोजगार है?
चलिए, एक तीर से दो शिकार किए हैं। जो राजनीति को जानते हैं, जो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को समझते हैं, नितिन गडकरी जी, उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। उमा भारती जी को मध्य प्रदेश से निकाल दिया और राहुल गांधी के काउंटर में उन्होंने उमा भारती को बुंदेलखंड में खड़ा कर दिया। क्या यह सच नहीं है कि उमा भारती अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं लड़ती तो मध्य प्रदेश में रुचि दिखाती? 2013 में वहां चुनाव है और जिस तरह की राजनीतिक अदावत उनकी शिवराज सिंह चौहान से है, उमा भारती वहां पर बीजेपी की सरकार के लिए आने वाले चुनाव के लिए खतरा बन सकती थी। देखिए, पहली बात ऐसी है कि उमा भारती ने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने जाहिर किया था कि उमा भारती उत्तर प्रदेश में अपना कार्यक्षेत्र रखेगी और वहां काम करेगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा से 80 सीटें आती हैं। उमा भारती एक प्रखर राष्ट्रीय नेता है। उत्तर प्रदेश में हम थोड़ा पिछड़े पर गए थे। हमको लगा कि उत्तर प्रदेश में उमा भारती का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को ताकत और शक्ति देगा। उत्तर प्रदेश की केवल उमा भारती नेता नहीं है, उमा भारती देश की नेता है। उसमें प्रतिभा है, सम्मान है और दक्षिण के राज्यों में भी उमा भारती की लोकप्रियता है। एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता के रूप में पूरे देश को उनकी पहचान है और इसलिए ये मध्य प्रदेश से दूर किया वगैरह बातें सारासार गलत है। वो पूरे देश में काम करेगी, मध्य प्रदेश में भी जाएगी और शिवराज जी के साथ भी उनके पीछे खड़े रहेगी। चलिए नितिन जी, मुझे लग रहा है गडकरी जी आपने बड़े आर्ग्यूमेंट तैयार कर रखे हैं इस पक्ष में कि उमा भारती का कैंडिडेचर आखिरकार बुंदेलखंड से क्यों हुआ है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आपने ये फैसला लिया कि बाबू सिंह कुशवाहा को बीजेपी में शामिल करा जाए। आप मायावती से लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं देश में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, 2G को मुद्दा बना रहे हैं, कॉमनवेल्थ को मुद्दा बना रहे हैं। NRHM घोटाले में बाबू सिंह कुशवाहा का सीधे सीधे नाम था। सबको पता है CBI की जांच उनके ऊपर होने वाली थी, सबको पता था उनके ऊपर रेड होने वाली थी। आपने उनको पार्टी के अंदर ले लिया। क्या नितिन गडकरी को आज बैठकर ये लगता है कि उस वक्त आपसे एक रॉन्ग नंबर डायल हो गया था, पॉलिटिकल रॉन्ग नंबर था वो? देखिए, मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी के भ्रष्टाचार का और भ्रष्टाचार के कृत्य का समर्थन नहीं करेगी। अगर इसके ऊपर कोई इंक्वायरी होकर कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से कुशवाहा जी उसका सामना करेंगे। पर मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मीडिया में आरोप करने से आदमी दोषी होता है? क्या FIR दर्ज करने से दोषी होता है? या न्यायालय में केस होने के बाद न्यायालय जब उसको भ्रष्टाचार के दोषी करेगा तब दोषी होगा? सब निर्णय भी मीडिया करेगी। मुझे लगता है जब कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कांग्रेस में आने के लिए, वो नहीं आए, भाजपा में आए, उसने दूसरे दिन CBI ने रेड मारे। जब हमने उनको पार्टी में लिया तब तो उनके ऊपर रेड नहीं मारे थे, अभी तक उनके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं हुई। नहीं, फिर भी मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ी राजनीति साजिश है। फिर भी इसके बाद कुशवाहा अगर दोषी है, वो कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है या उनके ऊपर कोई आरोप साबित होते हैं तो हम उसका समर्थन भी नहीं करेंगे और उनको बचाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। पर पहले ही उनके बारे में ये घोषणा करना मुझे लगता बहुत जल्दी हो जाएगा। और कुशवाहा जी का अब खुद होकर उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार की कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है तो उन्होंने कहा कि मैं अपने सदस्यत्व को स्थगित करता हूं और उन्होंने इस विषय से पीछे हट गए। अब ये विषय भी बंद हुआ है, अब किसी के नजरों में भी नहीं है और मुझे लगता है अब इस पर ज्यादा चर्चा करने में कोई रिलीवेंस नहीं है। अध्यक्ष जी, बस सीधी सी बात, आपको लगता है उस वक्त आपसे गलती हुई थी? बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही जी से गलती हुई थी कुशवाहा जी को शामिल कराकर? मानते हैं गलती आप? मैं थोड़ा आप जोर से पूछिए, मुझे ठीक से आपका आवाज नहीं आ रहा। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपको लगता है कि आपका ये फैसला, उत्तर प्रदेश बीजेपी का ये फैसला कि कुशवाहा जी को आप पार्टी के अंदर शामिल करा रहे हैं, भले से अब उन्होंने अपनी सदस्यता रद्द करवा ली हो, ये आपकी उस वक्त एक बड़ी गलती थी क्योंकि पब्लिक परसेप्शन उनके खिलाफ था एंड इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स। देखिए, निर्णय जब हुआ है तो उसको ओन करने के लिए मैं कभी डरता नहीं। मैंने अनेक लोगों से चर्चा करके निर्णय किया था, पर उसकी जिम्मेदारी मैं स्वीकारता हूं। पर एक बात आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव के नतीजों के बाद ये निर्णय मैंने सही किया कि गलत हुआ ये सिद्ध होगा। अध्यक्ष जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये मान रहा हूं, मैंने माना कि आप इस डिसीजन को ओन कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो आपने निर्णय लिया था, क्या वो आपकी एक राजनीतिक भूल थी, गलती थी? ये सवाल है मेरा सीधा आपसे। देखिए, मैं राजनीति में हर निर्णय पार्टी का हित देखकर करता हूं। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि 100% निर्णय मैंने किए हुए सही है। अगर जब काम करता है तो एक आधे 2-4 कामों में कोई गलतियां भी कभी हो सकती है। पर जहां तक इस निर्णय की बात है, इस निर्णय के बारे में कुशवाहा जी ने खुद होकर अपनी सदस्यता को स्थगित कराया
अब मुझे लगता है कि इस विषय के बारे में, निर्णय के बारे में कोई रिलीवेंस रहा नहीं है। समय के आधार पर आगे आने वाले भविष्य में न्याय प्रक्रिया के द्वारा जो निर्णय होगा और उसके बाद चुनाव के नतीजे क्या लगेंगे, इसके बात पर निश्चित रूप से यह तय हो पाएगा। अध्यक्ष जी, एक और निर्णय जो है आपका विवादों के घेरे में है, वो ये है कि चुनाव के बीच में आपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी के बेटे को, पंकज सिंह को, उत्तर प्रदेश का महासचिव बना दिया। उसका विरोध करते हुए 3 सचिवों ने इस्तीफा दे दिया। आप वंशवाद के हमेशा से विरोधी रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर आप, आपकी पार्टी, आप कांग्रेस के वंशवाद, समाजवादी पार्टी के वंशवाद की मुखालफत करते हैं। आपको नहीं लगता पंकज सिंह को राष्ट्रीय प्रदेश का महासचिव बनाना वंशवाद के आधार पर हुआ फैसला था, और ये भी फैसला आपने गलत किया, जिसका जनता में गलत मैसेज गया? देखिए, पंकज सिंह ये केवल राजनाथ सिंह का लड़का है, ये उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए। पंकज सिंह में काबिलियत है और वो केवल राजनाथ जी के कारण ही आज राजनीति कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक कर्तृत्ववान युवा नेतृत्व है। यह फैसला मैंने लिया है। राजनाथ जी ने कभी उसको टिकट के बारे में सिफारिश नहीं की, कभी उसको पार्टी को जनरल सेक्रेटरी के बारे में मुझे कुछ कहा नहीं। अगर ये किया है तो फैसला मेरा है, मेरा निर्णय है। जहां तक 3 सचिवों की आपने बात की, उनकी कृति कोई रिजिग्नेशन मुझे अभी तक मिला नहीं है, पर जहां तक मैंने साफ बताया कि कोई रिजाइन करना चाहता है तो मैं रिजाइन स्वीकारने के लिए तैयार हूं। पार्टी में इस प्रकार की डिसिप्लिन नहीं चलेगी, और आज उनसे बात भी मेरी हुई है, उनको मैंने समझाया। और पंकज सिंह एक काबिलियत नेतृत्व, और उत्तर प्रदेश में आने वाले भविष्य में ऐसे युवा काबिलियत नेतृत्व के युवाओं को आगे लाना, ये काम मुझे करना है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि 40 साल के नीचे ऐसे कम से कम 25% नेता उत्तर प्रदेश में होंगे जो आगे संगठन में रहेंगे। इसके लिए आग्रह करूंगा और निश्चित रूप से उनको ग्रूम करके उनका नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश करूंगा। और पंकज सिंह का निर्णय ये राजनाथ सिंह के सुपुत्र के कारण मैंने नहीं किया। न राजनाथ जी ने कभी इस बात की सिफारिश की, न कभी मुझसे बात की, न कभी टिकट की बात की। उलट उन्होंने कहा कि पंकज सिंह के कारण अगर टिकट में कोई अड़चन हो तो उसको मत दीजिए। मैं टिकट देने के लिए आग्रही था, उन्होंने उसका विरोध किया और मैंने उनको बिना पूछे पंकज सिंह को जनरल सेक्रेटरी बनाया। ये केवल फैसला मेरा है और पार्टी के हित में ध्यान में लेते हुए मैंने ये किया है। अध्यक्ष जी, एक लार्जर इशू पर आता हूं। करप्शन को आपने देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा बनाया है। उत्तर प्रदेश में आप बहुजन समाज पार्टी, केंद्र में आप कांग्रेस के करप्शन की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा के दिल्ली के गठबंधन की बात कर रहे हैं। लेकिन पंजाब हम जाते हैं, पंजाब मैं खुद गया था, मैं वहां पर 12 शो किए, वहां पर लोग बीजेपी के करप्शन की बात करती है। आपको 4 मंत्रियों को करप्शन के कारण हटाना पड़ा, आपको वहां पर अपने विधायकों के टिकट काटने पड़े। तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी किस मुंह से करप्शन की बात करेगी उत्तर प्रदेश में, जब पंजाब में ऐसे ही आरोप उनके खुद के पार्टी के नेताओं पर लगे हों? दीपक जी, मैं आपके द्वारा पूरे मीडिया से एक प्रार्थना करूंगा, क्या करप्शन की बात करने से उस व्यक्ति को करप्ट जाहिर किया जाएगा? क्या करप्शन के लिए कोई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कोई लोकायुक्त, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना चाहिए? जब उसके ऊपर आरोप स्थापित हो जाए बाद में उसको भ्रष्टाचारी जाहिर करना, कि कोई भी व्यक्ति उठकर कहीं भी आरोप लगाया और मीडिया उसको बोले इसके आरोप हुआ इसलिए भ्रष्टाचारी है, क्या यह अन्याय नहीं होगा? पंजाब में हमने किसी भ्रष्टाचारी को सपोर्ट नहीं किया, हमारे मंत्रियों ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कारण न होते जो अपप्रचार है वो गलत है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को चिपका। मैं तो आपको पूछना चाहता हूं कि कर्नाटक के लोकायुक्त ने हमारे विदेश मंत्री ऐसा कृष्णा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्णय किया और हाईकोर्ट ने उसको वाजिब ठहराया। सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी एस एन कृष्णा जी को पद से क्यों नहीं निकाल रही है? शीला दीक्षित जी के खिलाफ शुक्लू कमेटी ने रिपोर्ट दिया, जो प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किए थे, उनको जिम्मेदार ठहरा, फिर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई नहीं क्यों कर रही है? यहां के लोकायुक्त के केस में दिल्ली के मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट आया, उसके कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? देखिए, राजा ने खुद होकर एफिडेविट करके कहा कि मैंने हर निर्णय 2G स्पेक्ट्रम में चिदम्बरम साहब की अनुमति से और स्वीकृति से लिया है। फिर राजा जेल में और चिदम्बरम जेल के बाहर क्यों है, इसका जवाब कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं देती? आखिर कोई एविडेंस होगा, कोई एफआईआर दर्ज हुआ होगा, कोई आरोप साबित हुआ होगा, तो उसके ऊपर आप करिए। चर्चा होना है तो चर्चा आपके मेरे किसी के बारे में हो सकती है, और केवल चर्चा के आरोप पर अगर लोगों को दोषी ठहराया जाएगा तो इस देश में सभी का चरित्र होगा। मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा, ये अन्यायकारक होगा। अगर लोकायुक्त का रिपोर्ट है, अगर हाईकोर्ट का रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट है, कोई कमेटी ने अपने रिपोर्ट में सिफारिश की है, कोई सीएजी का रिपोर्ट है, तो मुझे लगता है उसके ऊपर कुछ कहना ठीक होगा, नहीं तो अन्यायकारक होगा। ये मेरी आपके द्वारा पूरे मीडिया से दरखास्त है।
गडकरी जी, यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश के माहौल को देखें तो आज भी जनता, उत्तर प्रदेश की आम जनता भारतीय जनता पार्टी से इस बात के लिए बड़ी नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार मायावती को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। हर जगह जहां पर मैं जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी पर जनता और विपक्षी पार्टी यही आरोप लगाती है कि मायावती को उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा करने वाली, राजनीतिक हैसियत देने वाली अगर कोई पार्टी है वो बीजेपी है। क्या आपको अपने उस निर्णय पर पछतावा है? क्या आप उसको कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त की एक बड़ी राजनीतिक भूल थी कि उन्होंने मायावती को एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बनाया? देखिए, पुराने निर्णयों के बारे में तो मैं कोई प्रतिक्रिया दूंगा नहीं, पर आपको भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में वचन देना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में, चुनाव के बाद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से कोई अलायंस नहीं करेगी। और जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा में जब विश्वासदर्शक प्रस्ताव की बात आई थी, तब कांग्रेस पार्टी जब अड़चन में थे, तब मायावती जी ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, मुलायम सिंह जी ने बहिर्गमन करके मदद की। जब पीएसी में कांग्रेस पार्टी अड़चन में आई तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिया, और यही कांग्रेस पार्टी उन्होंने सीबीआई पर दबाव लाकर सुप्रीम कोर्ट में 2 बार मुलायम सिंह जी और मायावती के खिलाफ एफिडेविट बदला है। इसलिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की ये नीति है कि दिल्ली में दोस्ती और लखनऊ में नूरा कुश्ती। और इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये तीनों कभी भी एक हो सकते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी ये तीनों के साथ किसी प्रकार की अलायंस करने का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल भी नहीं उठता। आप मेरा स्टेटमेंट अच्छा रिकॉर्ड करके दिखाइए, रखिए, और अगर भविष्य में हमने गलती की तो उसको बार बार दोहरा कर दिखाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उत्तर प्रदेश की जनता को वचन देता हूं कि किसी भी हालत में हम मुलायम सिंह और मायावती से डायरेक्ट इनडायरेक्टली अलायंस नहीं करेंगे। मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे हमारी पार्टी अपने ताकत के भरोसे बहुमत की ओर जा रही है। अगर बहुमत नहीं मिला, किसी कारण जनता ने नहीं दिया, तो हम विपक्ष में बैठेंगे, पर इनके साथ किसी प्रकार की अलायंस नहीं करेंगे। ये मैं वचन पूर्वक उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास देना चाहता हूं। एक आखिरी सवाल, अयोध्या में है, हम आज स्टार न्यूज की टीम अयोध्या में है, लोग लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि अयोध्या को, राम को भूल गई है भारतीय जनता पार्टी। विजन डॉक्यूमेंट की बात करें, हम भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में चुनाव के एजेंडे की बात करें, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। 1992 के बाद जब लगा कि राम जन्मभूमि का मुद्दा खत्म हो गया है, बीजेपी की केंद्र सरकार ने, बीजेपी की राज्य इकाई ने झांक कर वापस लौट कर अयोध्या को देखना भी उचित नहीं समझा। देखिए, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद ये साफ हो गई कि प्रभु रामचंद्र का जन्मस्थान कौन सा है, और उस जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण हो, ये देश की अस्मिता, इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। ये करोड़ों भारतीयों की भावना है, अलग अलग धर्म, पंथ, संप्रदाय वाले लोगों की भावना है। ये विषय राजनीतिक नहीं है। हम राम जन्मभूमि के विषय को राजनीतिक विवादों में फंसाना नहीं चाहते, इसका उपयोग नहीं करना चाहते। हमारी आस्था और हमारे आत्मा की आवाज है कि प्रभु रामचंद्र का भव्य मंदिर वहां निर्माण हो। पर अगर हम जीतेंगे तो राम जीतेगा और हम हारेंगे तो राम हारेगा, ऐसी स्थिति हम नहीं करना चाहते, और इस विषय को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाना चाहते। उसके साथ साथ मैं देश के मुस्लिम समाज से भी प्रार्थना करूंगा कि पंचक्रोशी के बाहर अगर मस्जिद वो निर्माण करना चाहे तो वो भी करे, पर अयोध्या के राम मंदिर निर्माण करने में सभी लोग सहयोग करें, और इसको हम राजनीतिक विवाद का और राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहते। ये हमारे अस्मिता का प्रतीक है, विरासत का प्रतीक है, हमारा आत्मा इस विषय के साथ जुड़ा हुआ है। अब राम मंदिर का मार्ग तो साफ हुआ है, पर मुझे लगता है राम राज्य उत्तर प्रदेश में आना चाहिए। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली उत्तर प्रदेश जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है। न जहां उगाई है, न भ्रष्टाचार है, न महंगाई है, और साफ सुथरा भाजपा का शासन है। ऐसा राम राज्य उत्तर प्रदेश से निर्माण हो, यही हमारा संकल्प है, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश धनवान है, पर वहां की जनता गरीब है, क्योंकि जातिवादी और सांप्रदायिक नेताओं ने उत्तर प्रदेश में जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर गोल गोल कर उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। हम उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, हर खेत को पानी देना चाहते हैं, हर हाथ को काम देना चाहते हैं, हर गांव में रोड निर्माण करना चाहते हैं, और 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं, और हम उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा को शुद्धिकरण करना चाहते हैं, और उत्तर प्रदेश के गांवों को अच्छा करना चाहते हैं। हमने उत्तर प्रदेश के विकास का सपना सामने रखा है, और उसको पूरा करना, एक राम राज्य जैसा निर्माण करना उत्तर प्रदेश को, ये हमारा मिशन है। उसके लिए जनता ने हमको साथ देना चाहिए, ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है।
आखिरी चीज, सभी ओपिनियन पोल कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर से खिसककर चौथे नंबर की पार्टी हो जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आपका क्या दावा है? आप भी ओपिनियन पोल्स पर, सर्वे पर बड़ा यकीन करते हैं? देश का मीडिया जानता है गडकरी जी। देखिए, सर्वे की बात अगर होगी तो मैंने अभी 2 सर्वे ऐसे मैंने अभी देखे और मुझे पता चला है कि हम दूसरे नंबर पर हैं। और इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चुनाव के बाद हमारे नेताओं को भी आत्मविश्वास नहीं है, पर आज मैं आपको बताऊं जो स्थितियां बदल रही है, मैं रिसर्च के आधार पर काम कर रहा हूं। मुझे हर बार रिपोर्ट मिलती है 10-15 दिन के बाद। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में हासिल करती जा रही है और मेरा विश्वास है कि उसमें अनएक्सपेक्टेडली आप सब लोग भी देखते रहेंगे, ऐसे अच्छे रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमें बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर क्या तैयारी है। उन्होंने बाबू सिंह कुशवाहा को पार्टी में लेने के फैसले का बचाव किया और साथ में यह भी कहा कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का महामंत्री बनाना उनका खुद का फैसला है। दावे तो उन्होंने कई किए हैं, लेकिन पार्टी की असली अग्नि परीक्षा शुरू होगी उत्तर प्रदेश में जब तेजी से चुनाव प्रचार शुरू होगा और 6 मार्च ये तय करेंगे कि नितिन गडकरी अपनी अग्नि परीक्षा में सफल होते हैं या फिर असफल।